Dear students, very good morning to all. Welcome you all to BA Part 2nd English Literature class. Today we are going to discuss P.B. Shelley's poem Ode to the Skylark. P.B. Shelley is a romantic writer. He is well known for his lyrical poems. His poems are intensely revolutionary and imaginative. He was educated at Eton and Oxford College. His major poems are The Revolt of Islam, The Mask of Anarchy, and The Prometheus Unbound. And if we talk about the short lyrical poems, Ode to the Skylark and Ode to the West Wind are best out of them. Like Byron, Shelley was inspired by the idealism of political action. He died at the age of 30 by drowning in a boat accident. यदि हम बात करें पीवी शैली की तो ये एक रोमांटिक राइटर के नाम से जाने जाते हैं और ये मेनली गीत काव्य के लिए अपने प्रसिद्ध हैं, लिरिकल पोएम्स के लिए। और इनकी पोएम्स में ज़्यादातर कल्पना शक्ति और उनके रिवॉल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी जो विचार हैं वो देखने को मिलते हैं। इनकी शिक्षा जो थी वो एटन कॉलेज और ऑक्सफोर्ड में हुई थी और एजुकेशनल जो सिस्टम था उस समय का उसके अगेंस्ट इन्होंने रिवॉल्ट किया था, विद्रोह किया था। इनकी जो कविताएं हैं उनमें रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम, मास्क ऑफ एनार्की और प्रोमीथियस अनबाउंड जो हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। और यदि छोटी कविताओं की बात करें तो ओड टू द वेस्ट विंड एंड ओड टू अ स्काइलार्क इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविताएं हैं। बायरन के समान ही शैली भी राजनीतिक आदर्शवाद से प्रभावित थे और इनकी मृत्यु 30 वर्ष की उम्र में हो गई थी। So, if we talk about the poem Ode to the Skylark, Shelley composed this poem in 1820. His Skylark is different from the Skylark of Wordsworth because Wordsworth has also written a poem by the same title, Skylark. Shelley's word represents his ambitious nature, whereas the Skylark of Wordsworth is the type of voice rising to heaven but never losing touch with the realities of life. Shelley invokes the skylark as a spit of air and asks the secret of her joy, which makes her sing such a melodious song. The skylark symbolizes Shelley's poetic inspiration, which is after something ethereal and afar. The images that are used in this poem reflect unity of thought. यदि हम बात करें इस कविता की तो शैली ने इस कविता की रचना जो थी वो 1820 ईस्वी में की थी और वर्ड्सवर्थ की स्काईलार्क से ये काफ़ी भिन्न है क्योंकि शैली की जो स्काईलार्क है उसकी आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि वर्ड्सवर्थ की स्काईलार्क एक प्रकार की आवाज़ है जो आकाश में उड़ती ज़रूर है लेकिन जीवन की वास्तविकता को नहीं भूलती, उससे अछूती नहीं रहती है। शैली स्काईलार्क को एक आत्मा के रूप में प्रस्तुत करता है और उसकी खुशी के रहस्य के संबंध में पूछता है, जिसके कारण वह इतना मधुर संगीत गाती है। स्काईलार्क पक्षी शैली की काव्य प्रेरणा की ओर संकेत करती है जो कि इथीरियल है और बहुत दूर है। अनेक चित्र जो एक के बाद एक आते हैं उनसे इस कविता में विचारों की जो एकता है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं वो। और हम बात करें इनकी पोएम्स में तो रिवॉल्यूशनरी आइडियाज इनके हर तरह से रिफ्लेक्ट होते हैं। सो लेट अस कम टू द पोएम हेल टू दी ब्लिथ स्पिरिट बर्ड दाउ नेवर बर्ड दैट फ्रॉम हेवन और नियर इट पोरेस्ट दाई फुल हार्ट इन प्रोफ्यूज स्ट्रेन्स ऑफ अनप्रीमेडिटेटेड आर्ट। अब यहाँ पे जो राइटर है स्काईलार्क की जो मेन एस्पेक्ट है उसकी फ्लाइट, उसके बारे में बात करता है। सो ही सेज हेल मीन्स वेलकम, आवाहन कर रहा है उसका। दी हियर रेफर्स टू द स्काईलार्क। ब्लिथ स्पिरिट हु इज ऑलवेज हैप्पी। स्पिरिट इट इज नॉट अ थिंग, इट इज ए स्पिरिट। बर्ड दाउ नेवर वर्ड, you are not a bird, you are a spirit, that from heaven or near it pourest thy full heart. When it walks, it takes its flight, it sings in profuse strains,
in abundant tunes poured forth without any check, in profuse strains of unpremeditated art. Unpremeditated, without any previous thought. Unpremeditated art, the song of the skylark is spontaneous, without any artificiality in it or labor in it. He is not supposed to do any hard work for singing. It comes automatically to him. It is spontaneous. So the writer says that skylark is a happy spirit because it is rather an ethereal spirit than an earthly bird. ये सांसारिक पक्षी नहीं है, बल्कि कैसा है, ईश्वरीय व्यक्तित्व है इसका, एक स्पिरिट की तरह है, इथीरियल है, स्पिरिट है. Flying at an immense height, the skylark sings songs that give vent to the passionate feelings that fill its heart with a fullness and spontaneity that is natural and untaught. जब ये बहुत ऊंची उड़ान लेता है स्काईलार्क पक्षी, तो स्काईलार्क जब उस समय जो मधुर संगीत गाता है, तो ये संगीत जो है उसकी पैशनेट फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट करता है और उसके हार्ट को, क्योंकि ये स्वतः जागृत होने वाला संगीत है, उसको इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, स्पॉन्टेनियसली आता है, उसे स्वतः ही आता है. तो ये नेचुरल है, प्राकृतिक है, अनटॉट है, जिसे सिखाया नहीं जा सकता, ऐसा है. द बर्ड पोर्ट्स इट्स सॉन्ग इन ए स्पॉन्टेनियस मैनर. ये संगीत तो स्वतः ही उत्पन्न होता है उससे. Shelley's poetic art, like that of the skylark, is also remarkable for its unpremeditated art. Shelley called poetry an imagination. अब स्काईलार्क की तरह ही शैली जो हैं, उनकी पोइट्री भी स्पॉन्टेनियस है, वो इस संसार से बंधे हुए नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं. Higher still and higher from the earth thou springest, like a cloud of fire. The blue deep thou wingest, and singing still dost soar, and soaring ever singest. Higher still and higher, it takes its flight up to the sky, higher and higher. It keeps on moving, it keeps on flying. Higher still and higher. In the higher plane of the sky, still continuously, it moves on and on. It moves high and high. From the earth thou springest. From the earth thou springest. The skylark flies higher and higher from the earth, like a cloud of fire. Here in this poem, the poet has used various similes, which are represented by the help of the word like a cloud of fire. The skylark, the flight of the skylark can be compared with the cloud of fire. अग्नि की लपटों की भांति वो आकाश में उड़ता ही जाता है. Like a cloud of fire, the blue deep thou wingest. The blue deep, the blue sky, which is very deep, which is very wide, it soars continuously into the sky. The blue deep thou wingest. Wingest, you are winged creature. ये लगातार ऊपर उड़ता जाता है. And singing still dost soar, and soaring ever singest. When it soars high into the sky, it still sings. Its song is not stopped when it is flying high in the sky, and soaring ever singest. And whenever it is soaring, it is flying, it is always singing. Its song is not stopped even for a while when it is flying high in the sky. So the writer says, from the time of skylark commences its flight, it soars continuously higher and higher like a mass of flame, breaking away from the fire and ascending in a cloud which disappears as it rises. कवि कहता है कि स्काईलार्क जैसे उड़ना स्टार्ट करता है, अपनी उड़ान जैसे ही प्रारंभ करता है, वह आग के गोले से टूटे हुए टुकड़े के समान उड़ता ही चला जाता है और ऊंचा उड़ता जाता है. As it flies higher and higher in the sky, it sings continuously. और जब ये ऊंचा उड़ता है तो एक बादल के समान लगता है, जो कि ऊंचा उड़ता जाता है और अंत में अदृश्य हो जाता है, क्योंकि हमारी आंखों से ओझल हो जाता है, हम ओपन आइज के साथ उसको नहीं देख सकते. जब ये ऊपर उड़ता है तो ये निरंतर गाता चला जाता है. As it flies higher and higher in the sky, it sings continuously. As the bird flies higher and higher into the sky, the louder becomes its song. जैसे जैसे ये पक्षी आकाश में ऊपर उड़ता जाता है, उसका संगीत भी अधिक तीव्र होता चला जाता है.
वो बहुत तेज गाना गाता है। इन द गोल्डन लाइटनिंग of the sunken sun, over which clouds are brightening, thou dost float and run like an unbodied joy whose race is just begun. In the golden lightning, crimson rays of the rising sun, which appear like the flashes of lightning, सुनहरा प्रकाश जो सूर्य का सुबह सुबह दिखाई देता है। In the golden lightning of the sunken sun, okay, sunken sun जब सूर्य छुपता है, the sunken sun, the sun under the eastern horizon before rising, उगता है। In the golden lightning of the sunken sun, in the early morning before sunrise, over which clouds are brightening, the clouds in the eastern horizon become brighter and brighter before sunrise. In the broad daylight, thou art unseen. Thou here refers to the skylark. In the broad daylight, it is unseen, it is not seen. Art here refers to are. You are, thou, you, the skylark. But yet I hear I hear thy shrill delight. Still, the bird is not seen during the daylight, but its sharp notes, full of delight, they can be heard by the writer during the daytime. So the writer says, in the golden lightning of the sunken sun, over which clouds are brightening, thou dost float and run like an unbodied joy whose race is just begun. Clouds are often gathered over the part of horizon where the sun rises in the morning, and they brighten with its strengthening rays. जब सुबह होती है तो बादल जो हैं वो एक जगह एकत्रित हो जाते हैं। आकाश के जिस भाग में सूर्य उदय होता है वहाँ प्रायः बादल एकत्र हो जाते हैं और जैसे जैसे सूर्य चमकता है बादल अधिकाधिक चमकते जाते हैं। Early in the morning, when the eastern horizon is overspread with the glowing colors of the sunrise, प्रातःकाल के समय जल्द ही जब पूर्वीय क्षितिज सूर्योदय के चमकदार रंग से चमकने लगता है, the skylark hovers and flies as lightly as a happy spirit who has just entered upon his heavenly existence after getting free from earthly burdens. तो उस समय भी आप स्काईलार्क पक्षी को आनंद में आत्मा के समान ऊपर उड़ते हुए देख सकते हैं, जो कि हल्के हल्के धीरे धीरे ऊपर उड़ने लगता है। यह ऐसा लगता है मानो वह आनंद में आत्मा इस पृथ्वी के भार से स्वतंत्र होकर अपने स्वर्गीय जीवन में प्रवेश कर रही हो। अनबॉडीड जॉय मतलब आत्मा के स्वरूप में ये लगता है जैसे इसने अपनी बॉडीली एग्जिस्टेंस को खो करके ये आत्मा में परिवर्तित हो गई है और इसीलिए कैसी है, फुल ऑफ जॉय। फ्लोट एंड रन, इट मूव्स फ्रीली विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। द पेल पर्पल इवन melts around thy flight like a star of heaven in the broad daylight. Thou art unseen, but yet I hear thy shrill delight. The pale purple, even the evening time, when the light of the sun becomes dim. इवनिंग के समय में, सायंकाल के समय में जब सूर्य का प्रकाश जो होता है वो मध्यम पड़ जाता है, melts around thy flight, makes way for, as the bird flies in the sky, evening seems to melt. ऐसा लगता है जैसे जो सूर्यास्त का समय है वो भी मेल्ट हो गया है। Shelley employs a poetic expression in presenting the melting of the sky. मतलब गोधूली का क्षीण प्रकाश भी तेरी उड़ान को हमारी दृष्टि से छिपा लेता है। Like a star of heaven, again simile is used by the writer. Like a star of heaven, morning star, Venus की तरह है। Like a star of heaven in the broad daylight, जिस तरह से वीनस स्टार जो है ब्रॉड डे लाइट में नहीं दिखाई देता,
बल्कि हम उसको महसूस कर सकते हैं। उसी तरह से ये जो स्काईलार्क है वो भी इवनिंग के टाइम में हमें बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देता। Thou art unseen, you become unseen in the glowing dim light of the evening, but yet I hear thy shrill delight. Still the poet can listen to the shrill and sharp notes of the skylark, which are full of happiness. So the writer in these lines says that the shrill and sharp notes of the skylark, they can be heard even during the evening time, but it cannot be seen. The dim purple light of the evening fades away. The skylark becomes invisible in the sky because of glowing darkness of the evening and its high flight. धीरे धीरे संध्या का धुंधला हुआ प्रकाश क्षीण होता जाता है और स्काईलार्क पक्षी संध्या के बढ़ते अंधकार और ऊंची उड़ान के कारण अदृश्य हो जाता है। The poet calls it a morning star, Venus, just as stars are invisible during the daylight because of the light of the sun. Because of the light of the sun, the twilight hides the lark from our sight. जिस तरह से दिन के प्रकाश में हमें तारे नहीं दिखाई देते, दिन की रोशनी तारों को अदृश्य कर देती है, उसी प्रकार इवनिंग के समय में लावा पक्षी भी अदृश्य हो जाता है, लेकिन वो अचानक लगातार ऊपर उड़ता रहता है। बट इट कीप्स फ्लाइंग दो द स्काईलार्क इज नॉट सीन येट द पोएट हियर्स इट्स सॉन्ग ऑफ जॉय। हालांकि स्काईलार्क पक्षी इवनिंग में दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी कभी उसके आनंदपूर्ण गीत को महसूस कर सकता है, उसको सुन सकता है। In the growing dim light of the evening, the skylark becomes invisible like the stars in the daylight. संध्या काल के अंधकार में स्काईलार्क पक्षी उसी तरह नहीं दिखाई देता जैसे दिन में तारे नहीं दिखाई देते। अब इस पोएम का जो रिमेनिंग पार्ट है उसके बारे में हम कल की लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू ऑल।